Hello everyone, today we are starting chapter 13 photosynthesis in higher plants for class 11th. In this chapter, we will study about photosynthesis and how it is done in plant cells and what are its products and what products are used in this process. We will talk about it in detail. तो सबसे पहले हम सबको पता है कि कोई भी प्लांट होता है तो उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो सनलाइट प्लांट को कहाँ से मिलती है? सनलाइट मिलती है सन से, CO2 मिलती है एटमॉस्फेयर से, और वाटर मिलता है सॉइल से। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। सो आंसर इज थ्रू देयर रूट हेयर्स। और CO2 कैसे लेते हैं? थ्रू स्टोमेटा। ओके, और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, ये हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करने के लिए सनलाइट, CO2 और H2O चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट की। और फोटोसिंथेसिस के बारे में और अगर जो हम कुछ देखें तो बुक के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 and H2O, and it is the basis of all food chains, and without photosynthesis there is no life on earth, क्योंकि हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट फूड पे ही डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट ही फूड नहीं बनाएंगे अपना तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो no one will be alive here. So अब हम देखते हैं कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे, किसने वो अर्ली एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से पता चल पाया कि कोई फोटोसिंथेसिस नाम का भी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खुद खाना बनाते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, सभी मेरे साथ यहाँ पर नोट्स बना लीजिए और साथ साथ में लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा ये। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थे जोसेफ प्रिस्ली। प्रिस्ली लिखेंगे हम। No one is going to ask you the full name, but you have to remember his experiment and some important things which I will tell you. So what he did, he took a bell jar. उन्होंने एक बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर उन्होंने एक कैंडल रखी। यहाँ पर हम लिखेंगे एक कैंडल रखी है उन्होंने बेल जार में, प्लस अ माउस in a bell jar. तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि the candle stopped burning and mouse was dead. तो इस सब के बाद उन्होंने सबको समझाया कि कोई ऐसी चीज़ है जो माउस दे रहा है जिसकी वजह से कैंडल स्टॉप्ड बर्निंग, और कोई ऐसी चीज़ है जो कैंडल दे रही है जिसकी वजह से माउस वॉज डेड। तो वो कौन सी चीज़ थी? वो
कार्बन डाइऑक्साइड है, विच वी नो नाउ। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको ख़राब करती है, वी ऑल नो दैट। और फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया तो उसमें क्या किया, उन्होंने एक मिंट प्लांट लिया। मिंट प्लांट ज़रूरी नहीं है, पर मिंट प्लांट शॉर्ट इन हाइट होता है, इसलिए बेल जार में वो फिट आ गया है, इसलिए उन्होंने मिंट प्लांट लिया, प्लस कैंडल ली, प्लस माउस लिया। तो कैंडल और माउस भी उसी तरह से बेल जार में रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि द कैंडल वॉज बर्निंग एंड द माउस वॉज अलाइव। तो उनके जो वर्ड्स थे वो क्या थे, कुछ ऐसा है जो माउस और कैंडल दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, जो कि प्लांट्स रीस्टोर कर रहे हैं, और उनकी जो वो गैस दे रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, उस सब की सफाई कौन कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो कि मिंट प्लांट दे रहा है, जिसकी वजह से द कैंडल इज़ बर्निंग एंड द माउस इज़ अलाइव। उन्होंने ये समझाया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन 1774 ही डिस्कवर्ड O2। O2 in 1774 he discovered O2। फिर जो सेकेंड साइंटिस्ट आए हैं उनका नाम है इंगेनहाउस। उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो ये जोसेफ प्रिस्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उसे एक बार रात में रख के देखा और एक बार दिन में रख के देखा। तो जब उन्होंने दिन में रख के देखा, तो द कैंडल वॉज बर्निंग एंड द माउस वॉज अलाइव इन द प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। बट इन नाइट, जब उन्होंने रात में उसे देखा रख के, सो क्या हुआ, द कैंडल वॉज नॉट बर्निंग एंड द माउस वॉज टू नॉट अलाइव। तो उन्होंने क्या इससे कंक्लूड किया कि सिर्फ दिन में ही जो प्लांट्स हैं वो O2 को इवॉल्व करते हैं, सिर्फ दिन में। फिर उन्होंने क्या किया, ही टुक अ एल्गे। उन्होंने एक एल्गे लिया, एल्गे नहीं, एक एक्वेटिक प्लांट लिया जिसका नाम हाइड्रा है। हाइड्रा लिया और उन्होंने क्या देखा, हाइड्रा क्यों लिया, क्योंकि वो एक एक्वेटिक प्लांट है। तो जब वो O2 इवॉल्व कर रहा था तो उसके पास आसपास स्मॉल बबल्स थे, किसके, O2 के। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा ही एक्सप्लेन दिस। तो हाइड्रा के साथ जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो what he observed that जो हाइड्रा है उसके आसपास पानी में बबल्स थे। किसके, O2 के। देन हु केम नेक्स्ट आए हैं सैच, वॉन सैच। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। इन्होंने बताया कि स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। एंड व्हाट ही सेड दैट there are special cells in which chlorophyll is there, and what are these special cells, we know now, these are chloroplasts। तो उन्होंने कहा कि जो ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये स्पेशल सेल्स में ही स्टोर्ड है, प्लांट के अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं उनके अंदर ही स्टोर्ड है। तो इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल स्टोर्ड है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
ओके, फिर 3 साइंटिस्ट हो चुके। अब चौथे हमारे जो आए हैं उनका नाम क्या है? एंजलमैन। एंजलमैन हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे एंजलमैन, और इनको आप एंगलमैन के नाम से भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो किया ही डिड समथिंग रिलेटेड टू एंगल ओनली। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और जो लाइट थी उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबको पता है कंपोनेंट्स ऑफ लाइट क्या है? विबग्योर। सो कंपोनेंट्स में उन्होंने क्या किया? लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू अ प्रिज्म। तो उन्होंने क्या देखा और सामने क्या रखा? क्लेडोफोरा विच इज़ अ एल्गे। सामने रखा है यहाँ पर क्लेडोफोरा। और क्लेडोफोरा पे रखे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया। वो क्यों रखे? वो इसलिए रखे क्योंकि जहाँ पर O2 का इवॉल्व, जहाँ पर O2 ज़्यादा इवॉल्व होगी वो वहाँ पर बैक्टीरिया वहाँ पर जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि लाइट जो है वो अपने पार्टिकल में स्प्लिट हो गई, तो जहाँ पर भी ब्लू लाइट वाला जो रीजन था और जो रेड लाइट वाला रीजन था उस पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया थे। तो बाय दिस ही कंक्लूड दैट ब्लू लाइट एंड रेड लाइट क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको फास्ट करती हैं, उसको इंक्रीज करती हैं। यहाँ पर ब्लू रीजन में और रेड लाइट के रीजन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया थे। ओके, फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं उनका नाम था नील। तो नील ने क्या बताया? नील ने सबको बताया कि जो इससे पहले से जो सारे साइंटिस्ट थे वो समझते थे कि जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो रही है प्लांट्स के थ्रू, इट इज़ ड्यू टू CO2। जो CO2 प्लांट्स ले रहे हैं उसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन होके कार्बन तो प्लांट अपने पास रख लेता है और जो ऑक्सीजन है उसको इवॉल्व कर देता है। पर जो नील थे उन्होंने बताया किसके थ्रू? ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया के थ्रू। उन्होंने बताया कि इन ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया देयर इज H2S इंस्टेड ऑफ H2O। सो वहाँ पर H2O की जगह H2S है, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गई, एंड देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर नहीं आई। तो इससे क्या पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, बट CH2 इज़ द रीज़न फॉर दिस। CH2 की वजह से जो CH2 है उसको स्प्लिट करके ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये किसने बताया? हमें नील ने बताया। और उनके टाइम तक 19th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? CH2O। इस चीज़ को ही लोग क्या मानते थे? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मानते थे। पर आफ्टर दिस बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ग्लूकोज का फॉर्मूला फाइंड किया और उसे अब हम जानते ही हैं 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O2 O6 प्लस 6CO प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये अब हमारी वो है इक्वेशन है किसकी? ग्लूकोज के लिए।
ये हमारी ग्लूकोज के लिए इक्वेशन है। फिर अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन से वो पिगमेंट्स हैं। इससे पहले कि जो हमारा जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये कहाँ पर हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर दैट इट टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। फोटो सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कैसे, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द क्लोरोप्लास्ट इज इन द शेप ऑफ अ एग की शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन्ड और डबल मेम्ब्रेन्ड, इट इज डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। विद इट्स ओन डीएनए। कैसा डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट में, सर्कुलर डीएनए होता है। जो ये इसका डीएनए है, ये कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए। प्लस इट हैज़ राइबोसोम्स इन इट, तो अपने राइबोसोम्स भी हैं इसके पास। और इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले तो ये समझो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एग शेप का अधिकतर प्लांट्स में होता है, पर जो यूलोथ्रिक्स है और जो ब्लू ग्रीन एल्गेज है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो शेप है, उसकी जो शेप है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो एक सी नहीं रहती है। तो जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। जो ये पूरा का पूरा बंडल है, इसको तो बोलेंगे हम ग्रेना। ग्रेना का सिंगुलर क्या होगा, ग्रेनम। और जो ये कई सारी ग्रेनाज हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको जो कनेक्ट कर रही हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले। जो अगर जो प्लूरल है तो लेमेले, सिंगल है तो लेमेला। और जो ये ग्रेना है, इसकी हम अगर जो एक यूनिट की बात करें, सिर्फ ये सिंगल इस वाली यूनिट की बात करें, तो इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। एंड इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में आगे देखते हैं। फिर जो इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर बिटवीन देम। और ये कैसे है, ये हम आगे पढ़ते हैं। और इसमें ये जो सर्कुलर सी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल। यहाँ पर स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल। अब हम देखते हैं एक सिंगल यूनिट कैसी है। जो ग्रेना है उसकी एक सिंगल यूनिट को हमने क्या बताया, हमने बताया कि उसे थाइलाकॉइड बोलते हैं। और वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन्ड होती है। एंड इट इज अ कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर। एक कॉइन होता है, जैसे ऐसा होता है ना कॉइन,
and it is double membrane. Just leave this, I'll show it here. It is coin shaped structure and it is double membraned structure. और ये काम क्या करती है? लाइट को ट्रैप करती है. ट्रैपिंग ऑफ लाइट. इसीलिए इसके अंदर जो रिएक्शन होता है इट इज लाइट रिएक्शन. ग्रेना के जो थाइलाकॉइड है, ये सिंगल यूनिट क्या है? थाइलाकॉइड. इसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. क्योंकि जो ग्रेना है, जो थाइलाकॉइड है, उसका वर्क ही क्या है? ट्रैपिंग ऑफ लाइट. तो अभी हमारा जो पीछे क्वेश्चन था कि सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? थाइलाकॉइड ट्रैप करता है. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन वैसे हम आगे लेंगे इस चैप्टर में, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है इनके बीच कैसे होता है. तो जो हमारा ये जो ग्रेना है ये फोटो सिंथेसिस में कैसे काम करता है? ये लाइट को ट्रैप करता है और जो हमारा ये स्ट्रोमा लेमेले है ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है. इस तरह से इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो कि इसमें हमारे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो पार्ट ले रहे हैं वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं. तो हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ हमें दिया हुआ है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स और जेंथोफिल्स, पर ऐसा नहीं है. क्लोरोफिल कितने तरह के होते हैं? क्लोरोफिल 5 तरीके के होते हैं. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख भी सकते हो. क्लोरोफिल 5 तरह के होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई. सबके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं. जो क्लोरोफिल ए होता है उसका मेनली फॉर्मूला होता है C55H70O5N4Mg. N4Mg हर एक क्लोरोफिल का, जिसे हम कह सकते हैं बेस फॉर्मूला है. मतलब ये होगा ही होगा. क्या होगा? N4Mg होगा. फिर आते हैं हमारे कैरोटेनॉइड्स. दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स. कैरोटेनॉइड्स 4 तरीके के होते हैं. फिर हमारे आते हैं जेंथोफिल सेल्स. जेंथोफिल सेल्स कई तरह के होते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरेंथ्रिन. तो ये जो फाइकोएरेंथ्रिन है ये किस में होता है? ये रेड एल्गे में होता है. जो रेड एल्गे का जो रेड कलर होता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है. अब जो हमारा क्लोरोफिल ए है, हमने देखा होगा कि मतलब आप सबने देखा होगा कि जो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो एक तरह का ग्रीन कलर नहीं होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रीन. तो जो क्लोरोफिल ए है वो हमेशा प्लांट को ब्राइट ग्रीन कलर देगा. जो क्लोरोफिल बी है ये हमेशा प्लांट को येलोइश ग्रीन कलर देगा.
जो ये कैरोटीनॉइड सेल्स हैं, कैरोटीनॉइड सेल्स, ये हमेशा प्लांट के थोड़े ऑरेंजिश येलो कलर, मतलब ऑरेंज से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑरेंज कलर के लिए। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो कैरेट होती है वो किस कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर जो ज़ेंथोफिल सेल्स हैं वो हमेशा प्लांट को कौन सा कलर देंगे? येलो कलर देंगे। तो जो पार्ट येलो होता है उसमें किस पिगमेंट की ज़्यादा क्वांटिटी होती है? ज़ेंथोफिल सेल्स की। और जो पार्ट ऑरेंज होता है उसमें कैरोटीनॉइड सेल्स की होती है। येलोइश ग्रीन क्लोरोफिल बी देते हैं। क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है, दैट इज क्लोरोफिल ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को ट्रैप कर सकता है अपने अंदर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड सेल्स, ज़ेंथोफिल्स ऐसे ही हैं, इनका कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर क्लोरोफिल ए एंड दे गिव एनर्जी टू क्लोरोफिल ए फॉर ट्रैपिंग दीज वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो और ये सारे जो पिगमेंट्स हैं, और इनके अलावा भी जो पिगमेंट्स हमारी बुक में नहीं दिए गए हैं, वो सारे जो पिगमेंट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये जो सिस्टम है, इनके जो हमारे जो फोटो सिस्टम है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है। एक तो फोटो सिस्टम 1 PS1 और एक फोटो सिस्टम 2। तो जो PS1 है वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को ट्रैप कर सकता है। मतलब इससे कम तो कितनी भी कर सकता है, पर मैक्सिमम जो है वो 700 नैनोमीटर तक ट्रैप कर सकता है। और जो PS2 है वो सिर्फ 680 नैनोमीटर तक ट्रैप कर सकता है। क्लियर? और फोटो सिस्टम क्या होता है? ये जो हमारा LHC है इसको ही हम टर्म देंगे फोटोसिंथेसिस, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट अब हम मतलब याद कैसे रखेंगे कि कौन सा फोटो सिस्टम 1 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कौन सा ट्रैप कर सकता है, फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2? तो पहले हम 1 लिखेंगे ना, तो 1 सबसे ज़्यादा ट्रैप कर सकता है 700 नैनोमीटर तक। और जो फोटो सिस्टम 2 है वो उससे थोड़ा सा कम 680 नैनोमीटर तक कर सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग बुक के हिसाब से आती है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। अब इसका हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे, साथ साथ में बना लो, याद रहेगा। सन, ये हमारा सन हो गया। ये जो सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है नीचे? सनलाइट को ट्रैप कर रहा है हमारा LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये कौन कौन से पिगमेंट है इसके अंदर? क्लोरोफिल ए है,
और क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफिल सेल्स है, कैरोटिनॉइड्स हैं। कैरोटिनॉइड ज़ेंथोफिल सेल्स हमेशा यहाँ पर रहेंगे साइड में ऐसे, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, हीरो है वो इसका। फिर तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर PS सेकेंड। पहले हम PS सेकेंड, पहले जो सनलाइट है वो कौन ट्रैप कर रहा है यहाँ पर, PS सेकेंड। कितने नैनोमीटर तक काम कर सकता है ये, 680 नैनोमीटर तक काम कर सकता है, इसको हम P680 भी बोल देते हैं। फिर यहाँ से जो यहाँ पर जो ये सन है ये इसको देगा चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं पार्टिकल्स, वो तो इसके अंदर ही रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होके ये बाहर फेंक देगा। और यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होगा, वो क्या करेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन ये इसने एक्सेप्ट किया है उसको वो आगे भेज देगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड में, जो कि PS फर्स्ट है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS फर्स्ट में, जो कि 700 नैनोमीटर तक काम करता है। फिर ये भी अपने पास नहीं रखेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये भी भेज देगा, ऊपर भेज देगा, और ये ऊपर भेज के फिर से कहाँ जाएगा, सेकेंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और फिर ये यहाँ से जो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक काम करेगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा। क्या काम करेगा ये जो NADP होती है इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, NADPH में रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन मिल जाएगी इसके साथ। तो ये जो सिस्टम है ये सारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो अगर जो हम इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है इससे क्या बन रहा है, अगर जो हम नोटबुक को ऐसे सीधा रख के देखेंगे तो N लगेगा, पर अगर जो मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये क्या है, ये Z है। इसको इसलिए ही Z स्कीम भी कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम, तो हम बता सकते हैं कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, Z अल्फ़ाबेट की तरह है। फिर हमारा जो टॉपिक है वो क्या आएगा, अब हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। पर उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो कि है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O का फोटोलाइसिस क्या होता है, तो फोटोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग किसका बताना है हमें, वाटर का। तो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक डाउन होता है, जब वो कहाँ पर होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है इन OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड O क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाती है। तो उस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नोन एज photolysis of water to give OH negative electron and oxygen is known as photolysis
लाइसिस ऑफ वाटर। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑल्सो ओनली, क्योंकि उनके अगर जो बाय नेम वी सी इट, उसमें क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फोटो बेसिकली मीन्स सनलाइट। तो अभी हमारे जो टॉपिक है वो क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हमारा टॉपिक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो फोटो मीन्स सनलाइट and phosphorylation means the process by which ATP and NADPH are produced is known as phosphorylation। और नॉन साइक्लिक क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो साइक्लिक नहीं है, मतलब जो कि रीजनरेट नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक चीज़ बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ तो ऐसा है जो वापस नहीं आ रहा है। तो ये जेड स्कीम से मिलता जुलता ही है। वैसे तो इसमें क्या है, सनलाइट है हमारा, सनलाइट कौन देता है, सन। ये सन क्या कर रहा है, ये हमारा जो LHC है उसको सनलाइट दे रहा है, चार्ज दे रहा है। तो पॉजिटिव वाले तो अंदर रह गए और नेगेटिव वाले कहाँ चले गए, वो ऊपर चले गए। ओके, तो ऊपर जाकर इन्हें कौन मिला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने के लिए बहुत सारे एक्सेप्टर्स का एक ग्रुप होता है। पहले वाला होता है प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम, फिर PS यानी कि प्लास्टोसाइनिन। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि PC यानी कि हमें प्रियंका चोपड़ा को नीचे लाना है। फिर ये PC के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ATP का जनरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ATP का जनरेशन होगा, ओनली 1 ATP, वो भी यहाँ पर आकर। और ये फिर कहाँ चली जाएंगी, ये जो PC के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये भी ये दे देगा LHC सेकेंड वाले को। ये पहले वाला क्या था, ये तो PS सेकेंड था जो कि 680 नैनोमीटर तक काम करता है। ये वाला क्या है, ये PS फर्स्ट है जो 700 नैनोमीटर तक काम करता है। और ये हमने LHC सेकेंड बना दिया। फिर इसने क्या किया, ये भी सनलाइट कहाँ से ले रहा है, सनलाइट तो सब ले रहे हैं। फिर इसने क्या किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया ऊपर, ऊपर इसको मिल गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस एक्सेप्टर ने इसको भेज दिया FD के पास, फेरोडॉक्सिन के पास। फिर इस फेरोडॉक्सिन ने क्या किया, इसको क्या किया, फेरोडॉक्सिन ने क्या किया, इसने NADP को NADPH में बदल दिया। किस में बदल दिया, NADPH में बदल दिया। इसलिए फाइनल एक्सेप्टर कौन है, FD है। और फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर है हमारा ये वाला। तो इस तरह से हमने क्या किए, हमने ये क्या पढ़ा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए वो सारी दुनिया में घूम गया पर इसके पास वापस नहीं आया, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला।
अब हमारे पास साइक्लिक आएगा। साइक्लिक मतलब, और हाँ, इससे पहले यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया, यानी कि इसका फोटोलाइसिस हो गया। स्प्लिट होकर उसने क्या बनाया? उसने OH नेगेटिव दिया प्लस इलेक्ट्रॉन्स दिए और O गैस दी, जो कि इवॉल्व हो गई। फिर अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। इसको हम तो इलेक्ट्रॉन्स और O एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर जो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, 4H2O गिव्स, और पार्ट में गिव्स 4OH नेगेटिव प्लस 4E नेगेटिव प्लस O2, यहाँ पर निकलेगी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब आप खुद ही देखो कि जब हाइड्रोजन वो H2O के 2 मॉलिक्यूल से ब्रेक हो गए थे तो फिर सब कुछ आधा आधा था। अब 4 हो गए तो सब कुछ डबल डबल हो गया। फिर अब क्या आएगा हमारा? अब आएगा हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक है मतलब चक्रीय है। चक्रीय मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से वो गए थे।